वैदिक पीरियड के बाद भारत में एक नई राज्य प्रणाली की बुनियाद पड़ी। 544 बीसीई में राजा बिंबिसार के द्वारा हयंक वंश की स्थापना की गई थी। वैदिक पीरियड के बाद पहली बार कोई एक राजा ने अपनी खुद की एक सुसज्जित रेगुलर सैन्य वाहिनी के साथ शासन शुरू किया। आज के बिहार में बिंबिसारा को मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार एक कूटनीतिक और दूरदृष्टि शासक थे। उन्होंने अपने संबंध अपने पड़ोसी राज्य से बहुत अच्छे से बना के रखा था। बिंबिसारा की 3 रानियां थी। बिंबिसार अपने बड़े पुत्र दशरथ को उत्तराधिकारी घोषित किए थे। बिंबिसार गौतम बुद्ध के परम मित्र थे। बुद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसारा के एक पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु। 412 बीसीई में बिंबिसारा की हत्या करके अजातशत्रु राजगद्दी को हासिल किया था। हयंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अजातशत्रु 412 to 460 बीसीई तक अजातशत्रु राज सिंहासन पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने राज्य में कई राज्य मिलाकर राज्य को और भी विस्तार किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु की काल में ही हुई थी। 460 बीसीई में अजातशत्रु के पुत्र उज्जयिनी ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और राजगद्दी पे बैठ गया। उज्जयिनी के बाद नागदशक हयंक वंश का अंतिम राजा रहा। ये बहुत ही भोगविलासी और दुर्बल राजा था। शासन व्यवस्था में अस्थिरता के कारण सेनापति शिशुनाग राजा नागदशक की हत्या करके राजा बने। इसी तरह हयंक वंश का अंत हुआ और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। राजा शिशुनाग एक महाप्रतापी क्षत्रिय राजा थे। फिर मगध की सीमा से अवंती, मालवा, वैश्या सबको मिलाकर और उसको बेंगल तक फैला दिया था और एक विशाल भूखंड अधिकार कर लिया था। 394 बीसीई में राजा शिशुनाग की मृत्यु हो गई। इनकी कैपिटल थी वैशाली। फिर कालाशोक शिशुनाग के पुत्र शिशुनाग वंश का नेक्स्ट राजा बना। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को स्थानांतरण कर दिया। बाणभट्ट रचित हर्षचरिता के अनुसार पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मानंद नामक एक व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी। 366 बीसीई में कालाशोक की मृत्यु हो गई। फिर भी क्योंकि शिशुनाग के 10 पुत्र थे और इन्होंने शिशुनाग वंश को 344 बीसीई तक मगध पे इन्होंने शासन किया। नेक्स्ट नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के संस्थापक थे महापद्मानंदा। महापद्मानंदा ने कलिंग को जीता था। भारत को गंगा के तट तक लेके गए। इनकी सेना में 2 लाख पैदल सवारी, 20,000 घोड़े सवार और 6,000 तक हाथी थे। इतनी बड़ी विशाल सेना की रखरखाव भी अच्छी खासी विशाल संग्रह प्रणाली के द्वारा ही संभव हो सकता था। नंद पर चढ़ाई की हिम्मत तो अलेक्जेंडर भी नहीं कर पाया था। नंद वंश का आखिरी राजा था धनानंद। ये प्रबल अयाशी राजा था। प्रजा से बहुत कर वसूल कर बहुत यातनाएं देता था। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और धनानंद को हराकर मौर्य वंश के पराक्रमी राजा बने चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दिए थे एक महान ब्राह्मण कौटिल्य, जिनको चाणक्य और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। नेक्स्ट डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सबसे महान राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया और पूरे भारत को जीत लिया था। आज की पाकिस्तान, नेपाल सब भारत के ही अंश थे। इनके टाइम पे प्रजा बहुत ही सुखी थी। चंद्रगुप्त ने 322 से 297 बीसीई तक शासन किया। फिर उनके पुत्र आए बिंदुसारा। फिर बिंदुसारा के पुत्र अशोक ने शासन किया। इनका राजधानी था पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के लास्ट रूलर थे बृहद्रथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने 16 महाजनपद को चाणक्य के गाइडेंस में एक किया। जहाँ भी जनों का पद पड़ जाता था उसको जनपद कहा जाता था। ऐसे ही छोटे छोटे जनपद को मिला के महाजनपद का गठन किया गया था। आज के बिहार, उड़ीसा, यूपी सबको मिलाकर एक राज्य होता था जिसको मगध बोलते थे। 322 बीसीई में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र थे। ये हमें जैन पुस्तकों से मिलता है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग टेक्सचर मिलता है। बौद्ध ग्रंथों से ये मिलता है कि चंद्रगुप्त एक क्षत्रिय राजा थे। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको क्या लगता है, चंद्रगुप्त एक शूद्र राजा थे या एक क्षत्रिय राजा थे। मौर्य काल भारतवर्ष का एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम पीरियड रहा। चंद्रगुप्त के जमाने में
राजा पोरस ने अलेक्जेंडर को भी मात दे दी थी। बहुत ही साहसिकता से अलेक्जेंडर से लड़े थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने हजारों सड़कें बनाए थे ताकि व्यापार बहुत अच्छे से हो सके। चाणक्य जो कि अर्थशास्त्र में निपुण थे, उन्होंने देश की इकोनॉमी को बहुत ऊंचे स्तर पर लेके गए थे और प्रजा बहुत ही सुखी थी। ये हमें पता चलता है ग्रीक सेनापति मेगास्थेनेस की बुक इंडिका से। इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में सब कुछ वर्णन है। नेक्स्ट राजा थे अशोका। अशोका बहुत ही एफिशिएंट राजा थे। अशोका ने पूरे भारत को ही जीत लिया था। भारत के साथ साथ इन्होंने भारत के बाहर लोगों का दिल जीत लिया था। जी हाँ, धर्म के प्रचार और प्रसार के माध्यम से। एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, गवर्नेंस बहुत ही बेहतरीन रहा। सब चाणक्य की नीति से इंस्पायर होके बना था। अशोका ने बहुत सारे मोन्यूमेंट्स बनाए और बहुत सारे एडिक्ट्स भी लिखे। 84,000 स्तूप बनाए। सांची स्तूप, अशोका स्तंभ और बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए बहुत सारे रेसिडेंट्स भी बनाए। ये रेसिडेंट साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था। अशोका के टाइम पे हर धर्म एक ही है, यही बोला गया था। 261 BCE में अशोका ने कलिंग को जीता था और उसके बाद अशोका चंडाशोक से धर्माशोक बन गए, ऐसा कहा जाता है। अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन इतना बेहतरीन था कि आज की एडमिनिस्ट्रेशन को 100 साल पहले ही अशोका ने प्रतिष्ठा कर दिया था। अशोका का साम्राज्य ईरान तक फैला हुआ था। भारत में चाणक्य ने अपनी परम शिष्य चंद्रगुप्त को महाराज बनाकर संपन्न भारत को अखंड भारत बनाया। मौर्य साम्राज्य के समय भारत अपनी बुलंदियों पे पहुंचा। भारत की वीर राजाओं ने अपनी वीरता से भारत को सोने की चिड़िया बनाया। फिर ये सत्ता सम्राट अशोक के हाथ गई। सम्राट अशोक बहुत ही साहसी योद्धा थे, पर कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे बन गए बौद्ध धर्मी। बौद्ध धर्मी बनने के बाद अशोका ने शांति का मार्ग चुना, पर राज्य की सुरक्षा कभी शांति के मार्ग से संभव नहीं होती। जब शासन अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ के पास आया, भारत के ऊपर संकट छाने लगा। विदेशी आक्रमण बढ़ने लगे। भारत चारों ओर से विदेशी सेनाओं से घिरा हुआ था। तभी राजा बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इस शांति के मार्ग को छोड़कर दुश्मनों पर आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा, तो राजा बृहद्रथ ने समझने को तैयार ही नहीं थे। फाइनली पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए राजा बृहद्रथ की हत्या की। भारत में वैदिक धर्म का पताका लहराया। भारत में सुस्त पड़े देश के लिए युद्ध भूमि पे उतरने का आह्वान दिया। पुष्यमित्र शुंग ने 36 ईयर तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए। ये जानकारी हमको अयोध्या इंस्क्रिप्शन से मिलती है। भारतीय संस्कृति में अश्वमेध यज्ञ बहुत ही बड़ी सेरेमनी होती है। ये कोई आम सेरेमनी नहीं होती। ये तो कोई महाप्रतापी राजा ही कर सकता है। इसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है। ये घोड़ा जिस स्टेट्स में से गुजरता है वो स्टेट राजा का हो जाता है। अगर कोई राजा इस घोड़े को रोकता है तो उसको उस राजा से लड़ना पड़ता है। तो ये कोई महाप्रतापी राजा ही कर सकता है। हिस्ट्री हमको किससे पता चलती है? जो राइटिंग, जो अभिलेख होती है, उसी अभिलेख से हमको हिस्ट्री पता चलती है। जैसे शुंग डायनेस्टी हमको अयोध्या लेख से मिलती है। यहाँ पे एक बात देखा गया कि जहाँ जरूरत पड़ती है, ब्राह्मण शास्त्र छोड़कर शस्त्र उठा लेते हैं। शुंग डायनेस्टी भारतीय लिटरेचर के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा। जैसे कालिदास, अष्टधाई, पाणिनि की पतंजलि लिखी गई थी। नेक्स्ट आया कण्वा डायनेस्टी। कण्वा वंश के फाउंडर थे वासुदेव, जो कि कण्वा ऋषि के वंशज थे। इन्होंने शुंग वंश के आखिरी राजा देवभूति को मारकर राजा बने थे। देवभूति बहुत ही भोगविलासी राजा थे। ये प्रजा पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए वासुदेव ने देवभूति की हत्या की। फिर कण्वा डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहे सुशर्मन, जिनकी हत्या की थी आंध्रा के एक किंग ने, जिनका नाम था सिमुक। फिर सिमुक ने सतवाहन डायनेस्टी की शुरुआत की। आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि भारत में राष्ट्र धर्म की पालन किस तरह से हर महान राजाओं ने अपने अपने टाइम पे किया। जब जब भी भारत की अखंडता के ऊपर कोई संकट आया, तब तब किसी न किसी ने आगे उत्तरदायित्व संभाला। 30 BCE में सुश्रमन की हत्या करके
सिमुक ने सतवाहन वंश की स्थापना की, जो कि आंध्रा के एक किंग थे। सतवाहन वंश के सबसे महान राजा रहे गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी। कनिष्क मूलतः जो कि चाइना से आए हुए थे और भारत में साम्राज्य विस्तार किए। कनिष्क बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए थे। कनिष्क ने सिल्क रूट की डेवलपमेंट किया था और इनकी मिलिट्री बहुत ही जीनियस थी। ये बुद्ध के डेवोटी थे और भारत में रहकर पूरा भारतीय बन गए थे। कुषाण वंश ने 30 एडी से 375 एडी तक शासन किया। कनिष्क ने 30 टाइप्स के गोल्ड कॉइन बनाए थे, जिसमें हर धर्म के देवा देवी की सिंबल रहा करता था। शिव जी, सूर्य देवता और ग्रीक के देवा देवियों की सिंबल गोल्ड कॉइन में रहती थी। चाइना के शशायन ने वेस्ट से और गुप्तास ने ईस्ट से अटैक किया। फिर कुषाण वंश का पतन हो गया। फिर नेक्स्ट डायनेस्टी आया, गुप्ता डायनेस्टी। 240 एडी से 550 एडी तक गुप्त वंश ने भारतवर्ष में राज किया। गुप्त वंश के फाउंडर थे श्री गुप्त। गुप्त वंश में एक से बढ़कर एक महान राजा थे। श्री गुप्त के बेटे थे घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। एक से बढ़कर एक महान राजा इस डायनेस्टी में रहे। गुप्त डायनेस्टी को भारतवर्ष का गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता है। सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर सब में भारत नंबर 1 पे था। 2 से 3 सेंचुरी तक चोलास भी साउथ में बहुत डेवलपमेंट कर रहे थे, इसीलिए इसी पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस काल में बहुत सारे लिटरेचर का लिखना हुआ था, जैसे आर्यभट्ट, कालिदास, विष्णु शर्मा। पहली बार रामायण महाभारत को कंसाइज करना गुप्ताज ने स्टार्ट किया था। ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी थी और चंद्रगुप्त के जो पुत्र थे समुद्रगुप्त, ये बहुत ही महान राजा थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। गुप्ता पीरियड में बहुत सारे गोल्ड कॉइन बनाए गए थे। पूरे वर्ल्ड में भारत 35% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था। गुप्ता काल में साइंस, साहित्य, कला, संस्कृति और सबसे ज्यादा हिंदू संस्कृति की बहुत डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे जय सिम्हा और सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे पुलकेशिन द्वितीय और इस डायनेस्टी के लास्ट किंग रहे कीर्तिवर्मन द्वितीय। इन्होंने द्राविडियन आर्किटेक्चर की शुरुआत की और बादामी आर्किटेक्चर इन्हीं की देन है। फिर नेक्स्ट डायनेस्टी आई पल्लव डायनेस्टी। 4th सेंचुरी एडी से 7th सेंचुरी एडी तक पल्लव डायनेस्टी का शासन रहा। इनका कैपिटल था कांचीपुरम। पल्लवास के साम्राज्य आंध्रा से लेकर कावेरी नदी तक फैला हुआ था। चालुक्य को हरा के नरसिंह वर्मन ने बादामी को अख्तियार कर लिया था। पल्लवास के सबसे ग्रेटेस्ट किंग रहे शिवस्कंद वर्मन, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। और भी बहुत सारे बेहतरीन राजा रहे, जैसे कि सिंहम वर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन। और पल्लवास के लास्ट रूलर थे अपराजित वर्मन। महाबलीपुरम को भी पल्लव द्वारा बनाया गया था। लास्ट किंग अपराजित वर्मन की हत्या चोलास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट डायनेस्टी, वर्धना डायनेस्टी। वर्धना डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट किंग रहे हर्षवर्धना। हर्षवर्धना के टाइम पे बाणभट्ट ने कादम्बरी पुस्तक की रचना की थी। राजा हर्षवर्धन खुद ही एक बहुत ही अच्छे राइटर थे, जिन्होंने खुद रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा जैसे लिटरेचर बुक की रचना की है। हर्षवर्धन का जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण रहा, फिर भी इनके काल में जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव बहुत ही स्ट्रांग थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 शिक्षकों को इन्होंने रखा था। भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे हर्षवर्धन और बुद्धिज्म के प्रति सॉफ्ट कर्नर भी रखते थे। नेक्स्ट, चोला एम्पायर। चोला एम्पायर ने हजारों साल तक भारत में राज किया। चोला डायनेस्टी बहुत ही पुरानी है। ये हमको 300 बीसी में किंग अशोका के टाइम से पता चलता है। ये डायनेस्टी 300 बीसीई से 1279 एडी तक चला। वाओ, ग्रेट। चोला एम्पायर में 2 ग्रेटेस्ट किंग रहे, वो है राजा चोला और उनके पुत्र राजेंद्र चोला। इनकी कैपिटल थी थांजोर। चोला शिव जी भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। चोला एम्पायर का पीरियड को भी गोल्डन पीरियड कहा जाता है। कहते हैं कि इतना सोना था उस वक्त देश में कि सोना सब्जी की तरह बाजार में बिकता था। अमेजिंग, काश वो दिन वापस आ जाते। चोला किंग ने बहुत सारे फाइनेस्ट टेम्पल का निर्माण किया था, जिसमें बृहदीश्वर टेम्पल, ऐरावतेश्वर टेम्पल और विमाना टेम्पल फेमस है। ये सब जानकारी हमको बैसर टेक्स्ट, लिटरेचर और पाम लीफ रिकॉर्डेड सिस्टम से मिलता है। राजा चोला के पुत्र थे राजेंद्र चोला, जिन्होंने इंडोनेशिया, मालदीव, ओडिशा, बंगाल और साउथ में श्रीलंका पर विजय पताका लहराया था।
गोंगाई कोंडा टेम्पल का निर्माण भी किया था। चोलास के सामुद्रिक नौसैनिक वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी में से एक है। चोलास के गोल्ड कॉइन से हमको दुर्लभ जानकारियां प्राप्त होती है। इनके मेटल और ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत ही उच्च कोटि के थे। इनका प्रतीक था बाघ यानी कि टाइगर। 1279 एडी में पांड्यास डायनेस्टी ने चोला डायनेस्टी के लास्ट रूलर कुलोत्तुंग तृतीय को हराया था। नेक्स्ट, पांड्या डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी जैसे ताकतवर डायनेस्टी को हराना पांड्यास की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हमको ये जानकारी संगम साहित्य महाभारत से मिलता है। पांड्या डायनेस्टी के फाउंडर थे कडुंगन, कैपिटल था मदुराई और सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे नेदुनचेलियन। संगम साहित्य एक बहुत बड़ी लिटरेचर एरा था। हमारी भारत की हिस्ट्री में संगम साहित्य एक बहुत बड़ा लिटरेचर का युग था, जिसमें आर्यकेश्वरी, मालावर्मन जैसे महान लिटरेचर का लेख हुआ। 50 रॉक कटिंग करके बहुत सारे खूबसूरत टेम्पल पांड्यास ने बनाए, चाहे वो लास्ट वर्क्स टेक्निक हो या पॉल बिजनेस हो, इन सब में पांड्यास के टाइम पे एक्सीलेंट रहा। चेर डायनेस्टी केरला से बिलोंग करता था। इसका प्रतीक था धनुष। इसके फाउंडर है उथियान जेराल। सबसे ग्रेटेस्ट किंग रहे सेंगुत्तुभान। बिजनेस में चेर बहुत ही अच्छे थे और चेर डायनेस्टी के लास्ट किंग रहे मंदार जेराल। नेक्स्ट, कर्कोटा डायनेस्टी। बालादित्य जो कि गोनाड वंश के थे, उन्होंने अपनी पुत्री अंगलेखा की शादी दुर्लभ वर्धन से 625 एडी में कर दी और यहाँ से शुरू हुआ एक नया राजवंश का, जिसका नाम था कर्कोटा राजवंश। ये कयास्थ वंश से बिलोंग करते थे, जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। लाल बहादुर शास्त्री और विवेकानंद भी इन्हीं के वंशज हैं। कर्कोटा डायनेस्टी का कार्यकाल अत्यंत ही दुर्लभ रहा। इस डायनेस्टी ने 37 ईयर्स तक रूल किया। ये जानकारी हमको राज तरंगिनी पुस्तक से प्राप्त होती है। कर्कोटा डायनेस्टी के 5th रूलर थे ललितादित्य, जिन्होंने प्रसिद्ध मार्तंड सन टेम्पल का निर्माण किया था। राजा ललितादित्य ने मुस्लिम आक्रांताओं से बहुत वीरता से युद्ध किया था। ललितादित्य के साहस और शौर्य के बारे में फेमस कलहार के बुक राज तरंगिनी और फतेहनामा सिंध और अल्बेरोनी तारीख हिंद में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, पालास प्रतिहार राष्ट्रकूटा। 7th सेंचुरी एडी के मध्य भाग के टाइम पीरियड में साउथ में राष्ट्रकूटास, ईस्ट में बंगाल के पालास एंड वेस्ट में गुजरात के प्रतिहार गुज्जर का शासन एम्पायर रहा। ये 3 राज्य कनौज के लिए हमेशा लड़ते रहते थे। गुज्जर प्रतिहार, ये डायनेस्टी एक महान डायनेस्टी रहा। अपने कालखंड में इसके फाउंडर थे नागभट्टा। सबसे ग्रेटेस्ट किंग रहे मिहिर भोजा। वे भगवान विष्णु के उपासक थे। ग्वालियर का तेली टेम्पल का निर्माण भी किया था। बप्पा रावल से मिलकर मुस्लिम राजाओं को हराया था। जब 725 एडी में सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया था, तब नागभट्टा ने मुस्लिम किंग जुनियत को हराया था। 815 एडी में फिर से सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। ये जानकारी हमको ग्वालियर लेख और कुंभुत्या माला बुक से प्राप्त होती है। मिहिर भोजा के पुत्र थे महेंद्र पाला। राष्ट्रकूटास, साउथ में राष्ट्रकूटास ने शासन किया। इसके फाउंडर थे दंती दुर्गा। कैपिटल थे मान्यखेता और इस डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग रहे कृष्णा प्रथम और अमोघ वर्षा। कृष्णा प्रथम ने एलोरा का पॉपुलर कैलाश टेम्पल का निर्माण किया था। इसके लास्ट रूलर रहे कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट डायनेस्टी, पालास डायनेस्टी। पालास डायनेस्टी 750 से 1161 एडी तक इन्होंने बंगाल में शासन किया। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कामरूपा और राष्ट्रकूटा के राजा अमोघ वर्षा को भी पालास किंग ने हराया था। इन्होंने दंतपुरी बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट और बिहार में विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटी, जिसको मिनी यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जिसको मिनी नालंदा यूनिवर्सिटी को बोलते हैं, उसका निर्माण किया था। सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे महानापाला, जिन्होंने 1144 एडी से 1162 एडी तक राज किया। फिर इसके बाद सेना डायनेस्टी ने पालास को हराया था। 8th सेंचुरी एडी में पहली बार मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया। 17 साल का एक लड़का जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, उसने सफल आक्रमण किया था। बाकी इससे पहले जिन लोगों ने भी आक्रमण किया था सब विफल गया था। तब राजा थे दाहिर। राजा दाहिर को पूरी तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। सिंध जो तब भारत का वेस्टर्न पार्ट होता था, उसको पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। फिर 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने कई बार भारत पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद घोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तब दिल्ली दुनिया का सबसे अमीर शहरों में से एक था।
17 बार आक्रमण करने के बाद मोहम्मद घोरी ने फाइनली पृथ्वीराज चौहान को हराया था और दिल्ली पर राज किया था। कई मंदिर को तोड़ दिया था। 1203 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसको मौर्य डायनेस्टी और पालास डायनेस्टी ने निर्माण किया था, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया और जला दिया था। उसमें सारे किताब 3 महीने तक जलते रहे। दोस्तों, आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि भारत में राजाओं ने आपस में युद्ध करते थे पर कोई किसी का मंदिर नहीं तोड़ा, पर मुस्लिम आक्रामकताओं ने सारे आर्किटेक्चर मोनूमेंट्स, भारतीय कला संस्कृति को ध्वस्त विध्वस्त किया और पूरी खजाना लूट के ले गए। और हमारी भारतीय महिलाओं पर भी कुछ कम अत्याचार नहीं किया था, जिसके कारण महिलाओं ने जौहर को चुन लिया और अग्निकुंड में अपने आप को समर्पित किया। भारतवर्ष में राजपूतों का शौर्य और साहस कुछ कम नहीं था। 7th सेंचुरी एडी से 12th सेंचुरी एडी तक भारतवर्ष में राजपूतों का शासन रहा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को धूल चटा दी थी। 8th सेंचुरी एडी में मेवाड़ के राजा बप्पा रावल शेर की तरह मुस्लिम आक्रामकताओं पे टूट पड़े थे। बप्पा रावल की सबसे फेमस मिलिट्री प्लेस थी रावलपिंडी, जो अभी पाकिस्तान में प्रेजेंट है। दोस्तों, भारत की महान राजाओं के बारे में जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। अगर आप किसी और राजा महाराजाओं के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।